नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा का अपने हक और अपने घर के लिए किस तरह रास्तों और फजूल वकीलों की खाक छानना, कविशा को लड़के वालों का आकर देखना और पसंद कर जाना। वहीं कविशा का वो चंडी रूप जिससे डर गए थे वो कुछ गुंडे। अमाल और कविशा की आंखों का टकराव, अमाल और कविशा की पहली मुलाकात, इनकी ये आग भरी मुलाकात जानी थी हमने। जिन्होंने नहीं सुनी, जिन्होंने नहीं जानी मुलाकात, तो जाकर सुन लीजिए ज़रा। हाथ में पानी लेकर जाइएगा। और जो सुन चुके हैं वो चलिए मेरे साथ आगे राइड पर। अमाल की स्कॉर्पियो जो कविशा के घर से धुआं देते हुए निकली थी वो चरण सिंह की हवेली के सामने आकर रुक गई थी। उसके दरबानों ने अमाल को रोकने की भी कोशिश नहीं की, मगर एक ने ये गलती कर दी और वो अपनी किस्मत खो बैठा। अमाल के कंधे पर हाथ रख दिया था उसने। अमाल फ़ौरन से भी पहले मुड़ी थी और अपने पंच में एचपी भर के उसके जबड़े पर दे मारा था। दोबारा हाथ मत लगाना। वो आदमी अपना जबड़ा लिए बस उसे देखता नजर आया था। अमाल अंदर घुस गई थी सीधा। चरण सिंह के कुर्ते के कॉलर को पकड़े उसे घसीटती हुई अपने सामने करती है। कहा था ना तुझसे कि मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, और तूने दोनों किए। अमाल ने वही पंच चरण सिंह के मुंह पर मारा, एक के बाद एक मारा। एक आखिरी घूसा मारकर उसे ज़मीन पर झटके से छोड़ा था अमाल ने। अपने कदम और अपनी आंखें उस घर से दूर रखना, समझा? ये कहकर अमाल मुड़ी थी। तुम ठीक नहीं कर रही हो अमाल, याद रखना, इसका बदला लूँगा मैं ज़रूर। अपने जबड़े से खून को दबाते हुए चरण सिंह ने कहा था। तुझ जैसे कायरों के बदले मेरी ये जूती देख लेती है। तू तो बस वो याद रखना जो मैंने तुझसे कहा है। अमाल ने अपना चश्मा अपनी आंखों पर लगाया था और यहाँ से बाहर निकल गई थी। चरण सिंह बस किलसता हुआ उसे देखता गया था। अपने घर की छत पर बैठे कविशा मम्मी से अपने गर्मा गर्म सर की चंपी करवा रही थी ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और अपनी किताब लिए लैंप के ठीक सामने बैठी थी प्रिया। लड़के वालों का फ़ोन आया था। उन्हें लड़की बहुत पसंद है, अब हमें बुलाया है। मम्मी ने बालों में तेल लगाते हुए एक बहुत बड़ी मुस्कान लेते हुए कहा था। कविशा अपनी आंखें बंद किए बस माँ के हाथों का स्पर्श महसूस कर रही थी, उसे फील कर रही थी, जी रही थी। पक्का लड़के में कुछ डाउट होगा, उन्हीं बंद आँखों वाले चेहरे से बोल पड़ी थी कविशा। मम्मी ने उसके सर पर एक ज़ोर से मारा जिससे उसकी आंखें खुली। चुप, कुछ भी बोलती है। शरीफ लोग हैं तो शरीफों को पहचान ही लेते हैं। मम्मी ने ये कटोरी से फिर तेल निकाल कर उंगलियों पर लगाते हुए कहा था। हाँ, आपको तो पूरी दुनिया ही शरीफ लगती है। वो गुंडी भी आपको शरीफ लगी थी, है ना? उसे घर पर बुलाकर सोफे पर बिठाकर चाय पिलवा रही थी आप। आपको इंसान पहचानने की एबिलिटी नहीं है मम्मी। हाँ, तुझ में तो कूट कूट कर भरी है ना, और नहीं तो क्या, बहुत भरी है। मैं शादी करने से पहले उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना चाहूँगी, कविशा ने कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, फिर गया है क्या? मम्मी ने कहा। मम्मी, क्या मैं बोझ हो गई हूँ आप पर कि जिसने भी हाँ कह दिया आपने लगा दिया उस खूंटे के पीछे मुझे? और अगर आज बाबा होते तो क्या वो उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी ना निकालते, या फिर मेरा कोई भाई होता तो? लेकिन नहीं है तो मैं खुद कर लूँगी, कविशा ने अपनी बात पूरी की। वाह, तो फिर ये लव मैरिज नहीं हो जाएगी क्या? प्रिया ने कहा। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। हाँ, कूदने का बड़ा शौक है तुम्हें बातों में सबकी, कविशा की बात पर मुंह बिटकाया था प्रिया ने। अच्छा बस भी, तुम दोनों अब चुप भी हो जाओ। ना जाने भगवान ने किस चीज़ का कर्जा उतारा है ऐसी बेटियां देकर। मम्मी ने अपनी बात कहते हुए अपने हाथों की मालिश को ज़रा हार्ड कर दिया था। सुबह तैयार हुए जब कविशा अपने स्कूटर पर बैठी तो एक लौते मिरर में उसने ब्लैक स्कॉर्पियो को देखा था जिसमें अमाल अपना चश्मा अपनी आंखों पर लगाए बड़े ऊंचे कंधे कर कर बैठी हुई थी। कविशा ने दांतों को पीसा और अपना स्कूटर उसी कच्ची सड़क के सुपुर्द कर दिया। एक जगह आकर
कविशा ने इस ब्लैक स्कॉर्पियो को ज़रा जांचना चाहा। उसने अपने स्कूटर को थोड़ा हल्का किसी और रास्ते पर मोड़ दिया तो स्कॉर्पियो भी उसी रास्ते पर मुड़ी। अब कविशा का जो शक था वो यकीन में बदला कि ये उसी का पीछा कर रही है। कविशा ने बिना रुके बिना कुछ कहे अपनी स्कूटर को अपनी बेकरी की तरफ बढ़ा दिया था। उसी बेकरी से दूर ही रुक गई थी वो स्कॉर्पियो। अपने स्कूटर को अपनी जगह खड़ा किया था कविशा ने। फिर से एक बार कविशा ने उस स्कॉर्पियो को घूरा था और घूरता हुआ भाव लेकर ही वो अंदर बढ़ गई थी। अमाल वहीं दूर बैठे बैठे मुस्कुरा दी थी। ये गरम दिमाग का असर क्या इस बेकरी से ही मिला है इसे। अमाल अपनी ही बात पर हंस दी थी और उसने अपनी स्कॉर्पियो को यू टर्न दिया था। आज रात को ही जाना है लड़के वालों के घर, मम्मी ने बरियों को जार में डालते हुए कहा था। तो मैं भी चलूँगी ना, प्रिया ने पूछा। नहीं, तो क्या करेगी जाके, बच्चे नहीं जाते वहाँ। लेकिन मम्मी मैं बच्ची थोड़े न हूँ। तभी डोर पर बेल बजी थी। उस पर प्रिया उसे खोलने के लिए आगे बढ़ी थी। पूछ कर खोलना, मम्मी ने उसे चेताया। आप, प्रिया ने डोर खोलते ही कहा था। सामने अमाल थी। माँ जी घर पर हैं, ये कहते हुए अमाल अंदर आ गई थी। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ नमस्ते। माँ ने अभी इस तरफ देखा नहीं था मगर अब देख लिया था और वो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपके घर के ये मालिकाना हक आपको देने आई हूँ। उसकी इस बात पर मम्मी और प्रिया ने उसे हैरानी से देखा था। मेरे आदमियों से गलती हुई थी आंटी, और अब मैंने वो सुधार दिए। ये ले लीजिए। मम्मी ने सामने से हाथ बढ़ाकर फाइल को पकड़ लिया था। ये तो कोई चमत्कार नहीं हो गया, आप हमारे लिए सुधर गई। हाँ, मगर है तो आप चरण सिंह की ही तरह, प्रिया ने ये बड़े कड़े शब्दों में कहा था। बिल्कुल नहीं, मेरे उसूल हैं। मैं बुरे कामों को भी शर्तों पर करती हूँ, वो भी बिल्कुल अच्छे से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा काम ज़रा बुरे तरीके से हो जाता है मुझसे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी इंसान हूँ। अमाल ने सिर्फ यही कहा और वो बाहर की तरफ बढ़ गई। मम्मी लड़के वालों के यहाँ पहुँच गई थी। सामने वो लड़का भी बैठा था। हमें लड़की बहुत पसंद है और हम जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं, लड़के की माँ ने कहा। अरे लेकिन इतनी जल्दी कैसे, मम्मी थोड़ा सा यहाँ हड़बड़ाई। देखिए आंटी, मैं धूमधाम चकाचौंध में बिल्कुल यकीन नहीं रखता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सीधी सादी शादी करेंगे। उस लड़के ने बहुत विनम्र भाव से मम्मी से बात की थी। हाँ, और मेरे बेटे को कविशा का जॉब करना, बेकरी संभालना बहुत ठीक लग रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप अब मुंह मीठा करिए। उन्होंने एक लड्डू उठाया और माँ को खिला दिया था और कविशा को पक्का कर लिया था अपने बेटे के लिए मम्मी की रजामंदी के साथ। शाम हो चली थी और दिन के अपने काम पूरे कर लेने के बाद अमाल ने फिर से अपनी स्कॉर्पियो को वहीं खड़ा कर दिया था जहां उसने सुबह खड़ा किया था और टकटकी लगाए एक ही तरफ देख रही थी और उसका देखना सफल हुआ। कविशा अपनी बेकरी के काका से कुछ बातें कर लेने के बाद, अपने बैग को कंधे पर रख लेने के बाद, टांग लेने के बाद बाहर की तरफ बढ़ी थी। हेलो मिस बेलकानो, वो लड़का फिर से कविशा के बगल में आकर उसके कदम से कदम मिलाने लगा था। तुम? कविशा ने मुंह बिगाड़ कर पूछा। हाँ मिस, मैं। तुम जन्मजात छिछोरे हो या फिर तुम्हारे अंदर ही कोई खोट है, कविशा ने नाक को चढ़ाकर कहा था। अमाल स्कॉर्पियो से सब्र बांधे देख रही थी और उसकी भौं पर ताव चढ़ने लगा था। इसी गर्माहट में वो अपनी स्कॉर्पियो के बाहर आ गई थी। अब उस लड़के का एक मुंह हो रहा था या होने वाला था जो अमाल के इस ताव को बूस्ट करने वाला था। अरे मिस, आपने ही तो कहा था कि बाहर मिलिए, तो चलिए ना कहीं बाहर मिलते हैं। वो ये कहकर कविशा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम कितने लीचड़ हो, हटो मेरे सामने से। कविशा ने आंखों में क्रोध भरा था और दूसरी तरफ से
आगे आने लगी थी। अरे मिस सुनिए तो। और वो लड़का फिर पीछे हुआ था। मैंने अपने घर वालों से आपको मिलाना है, मिलाना चाहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ आपसे। ये कहते हुए उसने कविशा का रास्ता रोक दिया था। तभी उसका हाथ खींचकर उसे पीछे की तरफ अपने सामने किया था अमाल ने, और वो लड़का चौंक गया था। अमाल ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पे रख दिया था, और एक नहीं लगातार एक ही जगह वो थप्पड़ बरसाती चली जा रही थी। अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ छोड़ो उसे। कविशा ने अमाल को रोक दिया था। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम हीरो बन जाओगी? हाँ, मैं भी इसे लगा सकती हूँ 5 थप्पड़। अपनी बात कहते हुए कविशा अमाल के सामने हुई थी, उसके चिन के ठीक नीचे। सर उठाए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने अपनी बात कहना शुरू की थी। जो भी वो कह रही थी अमाल सिर्फ सर झुकाए उसे सुन रही थी। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे बीच में आई। अपनी इंडेक्स फिंगर को ठीक अमाल के चेहरे के सामने किया था कविशा ने, और अपनी बात कही थी। अपनी बात कहकर वो अपने स्कूटर पर बढ़ी थी। अपने स्कूटर पर बैठकर उसे स्टार्ट कर कर वो आगे बढ़ दी थी। लड़खड़ाते हुए ही वो लड़का अपने आप को खड़ा करने में कामयाब हो गया था, और दबे पाँव यहाँ से भागने में भी कामयाब हो गया था। क्या मम्मी, आपने फिर से उसे घर में घुसाया? हाँ। कविशा घर पहुँचकर भी गर्म ही थी। उसके दिमाग का वही हाल था। कविशा, इस बार वो हमारे अच्छे के लिए आई थी। देखो, ये पेपर भी देकर गई है, और अब इस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। मम्मी ने फाइल कविशा के आगे की थी, और कविशा की जो भवें हैं वो सिकुड़ गई थी। क्या बोल रही हैं आप मम्मी? ये कहते हुए कविशा पेपर पढ़ने लगी थी। मुझे तो भली लड़की लगती है, वरना कौन करता है किसी के लिए इतना। मम्मी के होंठ जरा मुस्कुराए थे। वही तो मम्मी, कोई नहीं करता किसी के लिए इतना। पक्का ये नकली होंगे, या फिर इनके पीछे उसका कोई मकसद होगा। पहले तो मैं ये पेपर चेक करवाऊंगी। पेपर देखते हुए कह रही थी कविशा। कहीं की भली नहीं है वो। आज अगर उसे देखा होता ना आपने। कविशा ने अपनी बात कही थी और अपने हाथ नचाते हुए अपनी बात कही थी। क्या देख लिया आपने? हाँ, सबको गलत कहती रहती हैं आप। सामने बैठी प्रिया ने पूछा। गुंडागर्दी करती है वो, छटी हुई बदमाश है, मवाली कहीं की। एक लड़के को मार मार के अधमरा करने वाली थी। मुझे तो लगता है मर्डर वर्डर भी कर चुकी है वो, किसी ना किसी का, पक्का, आई एम श्योर। कविशा की इन बातों ने मम्मी को एक बार फिर से डरा दिया था। ये सब तुम्हारी वजह से होता है, कविशा ने प्रिया को देखकर कहा। मैंने क्या किया? वाह भाई वाह, अब आपका बम मेरे पे फूट गया, प्रिया ने बोला। क्यों? तुम ही हो ना जिसको शौक है दरवाजे जाकर खोलने का, खोलती रहती हो सबके लिए दरवाजे बिना पूछे। तुम्हारी वजह से वो घर में घुसी थी। कविशा एक के बाद एक शब्द बड़ी जल्दी जल्दी से कही जा रही थी। बस करो तुम दोनों, बस करो, चुप, दोनों के दोनों चुप, मम्मी ने डांटते हुए कहा। चलो, शैतान दिमाग की कहीं की, खाना खाओ चलकर। मम्मी के डांटने पर ये दोनों चुप हो गए थे। ज्वालामुखी चुप हो गया था, और ये तीनों खाना खाने के लिए आगे बढ़े थे। मॉम के सर में उनकी एक दासी ऑयल की चंपी कर रही थी, हवेली के लॉन में बैठे हुए। ज़रा ज़ोर से हाथ चला। क्या हुआ, खाना नहीं खाया है तूने? मॉम ने उस दासी से कहा। जी बीबी जी। और वो ज़ोर से हाथ चलाने लगी थी। मॉम, रूही आकर बैठी थी मॉम के सामने। आ गई तू अपनी सहेली से मिलकर? मॉम ने पूछा। मेरी छोड़ो मॉम, आपको नहीं लगता पिछले कुछ दिनों से एक एक का मूड अलग है? क्या मतलब? रूही की बात पर पूछा था मॉम ने। मतलब ये कि खोया खोया सा लग रहा है कोई, रूही ने कहा। तुझे बहुत ज्ञान हो गया है, हाँ? ज़्यादा दिमाग ना चलाया कर अपना छोटा सा। जाके पूछ के आ कि वो चाय पिएगी या नहीं, मॉम ने उससे कहा। ओके मॉम, आपको तो मेरी हर बात वैसी लगती है, रूही ये कहते हुए ऊपर छत पर पहुंचती है। अपनी मॉम के झूले पर लेटी अमाल इस प्योर चांद को एक टक देख रही थी। पता है कि ऐसे चांद को तब कोई घूरता है जब उसे प्यार हो जाता है। रूही एके से पूरी निडरता से अपनी बात कहा करती थी, बिल्कुल बेबाकी से। और ऐसा अमाल ने ही उसे बनाया था, सिखाया था। बहुत बदमाश हो गई है तू,
अमाल उठकर बैठी थी। हाँ हूँ, मैं बदमाश हूँ, क्यों ना हूँ, एक एक की छुटकी हूँ। वैसे बताओ ना, कौन है वो? हाँ, क्या बहुत हैंडसम है वो? बोलो ना एके, बोलो ना। अमाल उसकी बातों पर मुस्कुरा दी थी। अगर कहूँ कि वो हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल है, तो अमाल के कहते ही रूही ने आंखों को बड़ा और जीभ को बाहर किया था। क्या? दैट्स मीन के यू आर इन लव विद अ गर्ल? रूही ने पूछा। हाँ, अमाल ने बहुत यकीन से कहा। व्हाट? ओ माय गॉड एके, यू आर इन लव? देखा, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, ये खोना वोना ऐसे ही तो नहीं है। रूही ये कहते हुए नाचने लगी थी और उसे नाचता देख मुस्कुरा रही थी अमाल। और क्या फ़र्क पड़ता है कि गर्ल हो या बॉय, आना तो उसको इस घर में ही है। मैंने मॉम से कहा था कि कुछ तो कोई बदला बदला लग रहा है, मैं मॉम को पता कराती हूँ। रूही नाचते हुए अपने कदम नीचे की तरफ करने की। नहीं बेटा, अभी नहीं, अमाल ने उसे रोक दिया था। लेकिन क्यों है के? बताने दो ना प्लीज़। नहीं बेटा, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। ये बता, तू किस लिए आई थी यहाँ? अमाल ने रूही के गाल पर हाथ रख कर कहा। ओह, आई फॉरगॉट। एक मॉम पूछ रही थी कि आप चाय पियेंगी या नहीं? हाँ, पीनी है। रूही नाच कर अमाल की गोद में बैठ गई थी। इतनी खुश थी वो। और फिर इसी खुशी के साथ वो नीचे चली गई थी। अपने हाथों को सीने पर बटोरे अमाल फिर से चांद को तकने लगी थी। काश, काश कि वो ऐसे ही रिएक्ट करे जब मैं उससे कहूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फिर से मुझे गलत साबित करेगी, ऐसा ना करके। ये कह के अमाल चांद को देखकर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती नज़र आई थी। और वहाँ अपने आंगन में अपनी चारपाई पर लेटे कविशा सिर्फ और सिर्फ खाली आँखों से एक टक चांद को निहार रही थी, जैसे न जाने कौन सा सवाल वो चांद से कर रही थी। उसकी खाली आँखों में न जाने कितनी बातें थी जो चांद को समझाना चाहती थी। और अपनी आँखों में बेशुमार अरमान लिए अमाल चांद को निहार रही थी। एक ही पल में ये दोनों साथ थे, मगर फिर भी दूर थे। कैसे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। आपके कमेंट और लाइक बहुत मायने रखते हैं। एक बात बताऊं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं अभी बताऊंगी, आपको पता है 70% लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वो सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं। क्यों? वाई? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हाँ, किसी का इंतज़ार है, किसी मुहूर्त का इंतज़ार है तो बता दीजिए, वो मुहूर्त निकाल लेते हैं। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।